हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील आपके अपने यूट्यूब चैनल SKGS क्लासेस में एक बार पुनः सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति से विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 80+ MCQ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। आइए साथियों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के द्वारा। साथियों, 5 सेकंड का समय रहेगा। आप लोग एक कॉपी और कलम रख लीजिए और लिखते हुए चलिएगा। बाद में आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके 80 में से कितने प्रश्न सही हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे भी कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी करते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान से। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। क्वेश्चन में यह नहीं पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। जो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन ए दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ऑप्शन ए दिया गया है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 2 राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 3 सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 4 दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4 सही है। यानी कि जो कथन दूसरा है ये गलत है, क्योंकि जो राज्य विधान मंडल की 2 सदनें होती हैं, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। तो जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते। और यहाँ ये इस कथन में कहा जा रहा है कि राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। ऑप्शन ए दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली तथा पुदुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली तथा दमन एवं दीव, या फिर ऑप्शन डी चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली तथा पुडुचेरी। यानी कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या फिर ऑप्शन डी राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। यानी कि जो राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं किए जाते। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं ऑप्शन ए केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी केवल राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये कथन जो है वो गलत है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर साथियों राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान देने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ऑप्शन ए, वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ऑप्शन बी, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ऑप्शन डी, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्य का मुख्यमंत्री है अगर वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं किया जाता, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वो पात्र नहीं होता है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ऑप्शन डी, देश का नागरिक हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा हो। यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो, वह 35 वर्ष का हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक हैं, जबकि वह पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु ऑप्शन ए, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, ऑप्शन बी, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ऑप्शन डी, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। आपको बताना है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ये नहीं होगा, छोड़नी होगी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 55 या फिर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। आपको बताना है कि इन अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। यानी अनुच्छेद 57
जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से, या फिर ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। आपको बताना है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है कब से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। यानी जो राष्ट्रपति है वो अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा अनुच्छेद 61 में जो प्रावधान दिया गया महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 के द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 61 के द्वारा। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61 के द्वारा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का रूप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। आपको बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का रूप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, या फिर ऑप्शन डी 30 दिन। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यों की विधान परिषद, या फिर ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभाएं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण मतलब निर्वाचन में तो भाग लेता है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण मतलब उसके महाभियोग की जब बात आती है तो उसमें भाग नहीं लेता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों की विधानसभाएं। जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होती हैं लेकिन महाभियोग में शामिल नहीं होती हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी कार्यपालिका प्रक्रिया, ऑप्शन सी न्यायिक प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन डी विधायी प्रक्रिया। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 90 दिनों में, ऑप्शन बी 6 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में, या फिर ऑप्शन डी 1 वर्ष में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 माह में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 है,
जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष या ऑप्शन डी 6 माह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6 माह होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी 6 माह। यानी कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल के नेता या फिर ऑप्शन डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। यानी कि भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। आपको बताना है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। 5 सेकंड का समय है। जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 53। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर ऑप्शन डी सभी तीनों में। तो भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन ए संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कारण आर कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है ऑप्शन डी ए गलत है आर परंतु सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। कथन दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, बिल्कुल सही है। वहीं अगर कारण की भी बात की जाए, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 1 संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। 2 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। 4 यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी 2, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन डी 1, 3 और 4 सही हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आइए देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये गलत है क्योंकि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये कथन सही है। तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। चौथा यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी सही है। इस प्रकार 2, 3, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल या फिर ऑप्शन डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। आपको बताना है कि इसमें से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए 39वें, ऑप्शन बी 40वें, ऑप्शन सी 42वें या फिर ऑप्शन डी 44वें। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, ओनली धन विधेयक को छोड़ करके। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी लोकसभा की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए वह संसद का एक संगठक भाग है, ऑप्शन बी वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ऑप्शन सी वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ऑप्शन डी वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है? ऑप्शन ए हिंदू कोड बिल, ऑप्शन बी पेप्सू विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक या फिर ऑप्शन डी दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह या फिर ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। यानी ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी निषेधाधिकार, जिसे अंग्रेजी में पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है, उसका प्रयोग किया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 109, ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 111। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति,
सेकंड, विधायक को आपत्तियों, सॉरी विधायक नहीं विधेयक होगा मित्रों, यहाँ विधेयक होगा। सेकंड है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना। थर्ड है विधेयक को रोक कर रखना। फोर्थ है क्षमा प्रदान करना। फिफ्थ है संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना। सिक्स है संसद को संदेश भेजना। सेवेंथ है न्यायाधीशों की नियुक्ति। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी कि सेकंड जो दिया गया है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये राष्ट्रपति की स्वाविवेका शक्ति है। वहीं थर्ड कथन भी विधेयक को रोक कर रखना, ये भी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति है। और सिक्स भी जो संसद को संदेश भेजना, ये भी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए राजदूतों की नियुक्ति। ऑप्शन बी विधायकों नहीं मित्रों, ये टाइपिंग में मिस हुआ है, विधेयकों होगा। क्या होगा? विधेयकों। ऑप्शन बी विधेयकों पर स्वीकृति देना। ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधायकों नहीं विधेयकों पर स्वीकृति। ऑप्शन डी लोकसभा भंग करना। ऑप्शन ई संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। आपको बताना है निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए संसद का सत्र आहूत करना। ऑप्शन बी संसद का सत्रावसान करना। ऑप्शन सी संसद की बैठक स्थगित करना, या फिर ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करना। आपको बताना है कि संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अध्यादेश जारी करना। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन बी अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 8 सप्ताह, या फिर ऑप्शन डी 6 माह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 1 वित्त आयोग के अध्यक्ष, 2 योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 3 संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी केवल 2 और 3। अगर बात की जाए वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये कथन सही है। दूसरा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, ये गलत है। तीसरा है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, ये भी सही है। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी एक राज्य का राज्यपाल, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है और एक राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। और वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 160 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 162 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 में या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद, एक सेकंड साथियों, अनुच्छेद 160 में। यानी कि संविधान जो है वो असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 160 में ये उपबंधित किया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का या फिर ऑप्शन डी देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो आपको बताना क्या है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का ये तो सही है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ये गलत है। ये गलत है क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं अगर उसी की बात करें तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू कर सकता है राष्ट्रपति। इस प्रकार ये सब सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ऑप्शन बी आपातकालीन शक्तियाँ, ऑप्शन सी राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करे। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ऑप्शन बी की, तो आपातकालीन शक्तियाँ ये राष्ट्रपति के बारे में सही हैं क्योंकि राष्ट्रपति आपातकालीन स्थितियों के विषय में एक्शन ले सकता है। वहीं अगर बात की जाए ऑप्शन सी की, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और ऑप्शन डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी करेक्ट है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए अध्यादेश, यहाँ ये इंग्लिश प्रिंट है, अध्यादेश का प्रख्यापन, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, ऑप्शन सी संसद के साधनों को संदेश भेजना, ऑप्शन डी क्षमादान करना।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के साधनों को संदेश भेजना। क्या होगा यहाँ, साधनों नहीं होगा, सदनों होगा। क्या होगा, सदनों होगा। संसद के सदनों को संदेश भेजना। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो वो सही उत्तर क्या हो जाएगा, संसद के सदनों को संदेश भेजना। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए क्षमा दान करे, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा करे, या फिर ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करे। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक ऑप्शन ए विधायी शक्ति है, ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति है, ऑप्शन सी कार्यपालिका शक्ति है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक शक्ति है। यानी जो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है वो न्यायिक शक्ति है। अगर बात की जाए कि ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट क्षमा, सेकंड लघुकरण, थर्ड परिहार, फोर्थ विराम, फिफ्थ प्राविलंबन, सिक्स रोक, सेवेंथ निरंतरता। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। तो पहला क्षमा ये तो शामिल है, सेकंड लघुकरण ये भी शामिल है, थर्ड परिहार ये भी शामिल है, फोर्थ जो है विराम ये भी शामिल है, फिफ्थ प्राविलंबन ये भी शामिल है, सिक्स और जो सेवंथ है ये शामिल नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 6 और 7 शामिल नहीं है। वहीं क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन ये राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में शामिल हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? 1 वास्तविक और लोकप्रिय, 2 औपचारिक यानी इंस्टीट्यूशनल और विधिक, 3 राजनीति का और नाम मात्र, 4 संवैधानिक और नाम मात्र। आपको बताना है कि इनमें से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4, यानी औपचारिक, इंस्टीट्यूशनल और विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। पहला है संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, सेकंड लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, थर्ड नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, या फोर्थ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है?
ऑप्शन ए साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन सी लोकसभा को भंग करना या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। आपको बताना है निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए स्वयं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, कथन दिया गया है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, कारण भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ये बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये कथन गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, कथन ए दिया गया है राष्ट्रपति संसद का भाग है, कारण आर दिया गया है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? कूट दिया गया है ए दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, कथन दिया गया है कथन ए रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, कारण आर प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए दिया गया है दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी दिया गया है दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है, डी में दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ये गलत है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी बिहार से, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार से, यानी स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कहाँ के थे? बिहार के थे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए श्री वीवी गिरी, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए श्री वीवी गिरी, यानी कि भारत के चौथे राष्ट्रपति व्यक्ति अनुसार वीवी गिरी थे, और तथापि अगर कार्यकाल के अनुसार देखा जाए तो उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं जाकिर हुसैन के बाद छठा है। तो व्यक्ति के रूप में छठे स्थान पर हैं, कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम छठा है
और वहीं व्यक्ति के अनुसार उनका क्रम कौन सा है, चौथा है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 64 है, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 65 है, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी या फिर ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एन संजीव रेड्डी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीव रेड्डी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राष्ट्रपति दिए गए हैं और दूसरी तरफ अवधि दी गई है। ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, उसके सामने दिया गया है 1969 से 1974। ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी, उसके सामने दिया गया है 1974 से 1977। ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके सामने दिया गया है 1977 से 1982। ऑप्शन डी वी गिरी, उसके सामने दिया गया है 1967 से 1969। आपको क्या करना है? सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो फखरुद्दीन अली अहमद कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 1970 से 1977 तक। तो फखरुद्दीन ए का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। एन संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक। तो डी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969। तो सी का क्या हो जाएगा? चौथा। और वी गिरी 1969 से 1974। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी या फिर ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीव रेड्डी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के ये दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा? ऑप्शन ए वी गिरी, ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी के आर नारायणन, ऑप्शन डी ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए वी गिरी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ए जस्टिस MC महाजन, बी जस्टिस M हिदायतुल्लाह, सी जस्टिस PN भगवती या फिर ऑप्शन डी जस्टिस BK मुखर्जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिस M हिदायतुल्लाह। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन असंगत है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू।
तो इनमें से कौन असंगत है? ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। यानी ए बी सी में जो दिया गया है ये सभी भारत के राष्ट्रपति रहे, जबकि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये क्या है? ये गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 75 है, कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण, राष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान के ऊपर होता है। ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन सही है परंतु कारण गलत है, क्योंकि कारण में दिया गया है राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। कोई भी पद संविधान के ऊपर नहीं होता है, सभी संविधान से बंधे हुए हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 76 है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां या फिर ऑप्शन डी 13वां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 12वां, यानी श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में 12वां स्थान है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन सी, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। या फिर ऑप्शन डी, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शन ए, राज्यपाल को। ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री को। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को। या फिर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79 है, यानी 79 है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। या फिर ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। यानी वह राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? इनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी, वीवी गिरी। ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। या फिर ऑप्शन ई, फखरुद्दीन अली अहमद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वीवी गिरी। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रीय निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपतीय चुनाव में वी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 81 है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए एडवर्ड स्टोन द्वारा, ऑप्शन बी ली कोरबशियर द्वारा, ऑप्शन सी एडवन लुटियंस द्वारा या फिर ऑप्शन डी तरुण दत्त द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी एडविन लुटियंस द्वारा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर ऑप्शन डी वी गिरी। दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है कि भारत का वह कौन राष्ट्रपति था जो बिहार का था। अगर इस प्रकार से कुछ प्रश्न बने तो सही उत्तर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आज के सेशन में इतना ही मित्रों। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है इसलिए हमने काफ़ी स्पीड के साथ मेंटेन किया है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को अगर वैसे भी अगर आप लोग इसको 2-3 बार रिवाइज करके अगर सुन लेते हैं तो राष्ट्रपति से इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हमने कोशिश किया है कि सभी प्रश्नों को इसके अंदर समाहित कर लिया है। तो आज के सेशन में इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।